गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 18 अगस्त 2020। आज है वर्कशीट नंबर 19। तो आज हम 19 वर्कशीट कर रहे हैं। ये भी आपके इकोनॉमिक्स के लेसन से रिलेटेड है और इसमें इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी, खनन, इस तरह की क्रिया जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाती हूँ। जब हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का दोहन करते हैं और किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जैसे हम खेती करते हैं, पूरी तरह से प्राइमरी एक्टिविटी है। मछली पालन करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी है। वानिकी के अंतर्गत हम व्यापारिक उद्देश्य के लिए पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उनसे लकड़ियाँ काटी जाती है। खनन के अंतर्गत हम धरती के अंदर से खनिज पदार्थ निकालते हैं। तो ये सारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द सेक्टर इन विच गुड्स आर produced by exploiting natural resources is called primary sector. This sector is also called agriculture and related sector. For example, agriculture, dairy and fishing. फिर आता है हमारा secondary sector. The sector in which natural product which we get from primary sector are changed into other forms through ways of manufacturing is known as secondary sector. It is also called as industrial sector. Example, फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं हमें मिलती है उन्हीं वस्तुओं को हम और अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल देते हैं, ठीक है। वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिला, हमें कपास मिला, कृषि के माध्यम से हमने कपास उगाई। अब उस कपास से हमने कपड़ा बनाया, तो वो कपड़े का निर्माण जो होगा वो सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्राथमिक क्षेत्र से हमें गन्ना मिला, गन्ने से अगर हमने चीनी बनाई तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसी तरह से हमने खनन के माध्यम से लोहा निकाला और लोहे से मशीनें बनाई, तो जो मशीनों का निर्माण है वो किस में आएगा, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे फैक्ट्रियाँ, भवन निर्माण आदि के कार्य, तो जितनी भी विनिर्माण के कार्य होते हैं जो उद्योगों और फैक्ट्रियों में बनते हैं वो सारे इस सेक्टर में आते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम तीसरा सेक्टर। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन आदि। द सेक्टर दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करती, लेकिन वो उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। जैसे प्राइमरी और द्वितीय सेक्टर के जो उत्पाद हैं उनको ट्रकों और ट्रेनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन्हें थोक की दुकानें और खुदरा दुकानों पर बेचा जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको यातायात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यातायात यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो किस में आएगा, थर्ड सेक्टर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो गतिविधियां हैं वो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करती है, अतएव इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और जितनी भी सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको तीनों सेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि जीडीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the 3 sector gives what is called GDP.
अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको। अभी हमने पढ़े हैं अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो क्या है, किसी भी देश में 1 साल के अंतर्गत ये तीनों ही क्षेत्र जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उनको अगर हम जोड़ दें यानी कि उनको टोटल कर दें तो किसी भी देश के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। यानी कि एक वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र से कितना उत्पादन हुआ, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र से कितना उत्पादन हुआ, फिर तृतीय क्षेत्र से कितना उत्पादन हुआ, तीनों के ही उत्पाद के अंतिम मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और इससे किसी भी देश की जीडीपी निकाल ली जाती है। डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है दोहरी गणना की समस्या यानी कि डबल काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में ज़्यादातर प्रश्न आ जाता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पाद मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डबल counting arise when the production value of all the product is added to calculate in the national income as raw material value is also added to it. Hence only the value of the final product should be calculated for the solution. अब देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो क्या होता है, इन तीनों ही क्षेत्रकों के उत्पादन के मूल्यों को जोड़ा जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसका मूल्य भी जुड़ जाता है। तो क्या होता है, एक ही उत्पाद का 2 बार मूल्य जुड़ जाता है और इसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब उसने क्या करा कि किसान से गेहूँ खरीदा 8 रुपये किलो के हिसाब से। इसके बाद उस गेहूँ की पिसाई हुई। पिसाई होने के बाद वो आटा जो है उसे 10 रुपये किलो के हिसाब से पड़ता है। इसके बाद वो चीनी, तेल और अन्य वस्तुएं डाल करके एक बिस्किट बनाता है और एक बिस्किट के पैकेट का जो अंतिम मूल्य है, रेट है, वो रखता है 20 रुपये, ठीक है। अब मार्केट में जो है अंतिम वस्तु या अंतिम उत्पाद के रूप में बिस्किट सामने आया और उसका रेट है 20 रुपये। तो इस 20 रुपये में आटे का मूल्य भी शामिल है, गेहूं का मूल्य भी शामिल है, चीनी का मूल्य भी शामिल है, तेल का मूल्य भी शामिल है और इसके अंतर्गत जितनी भी अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो सभी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो इस बिस्किट का मूल्य की गणना होगी। बार बार आटे की, गेहूं की, चीनी की, इन सब चीज़ों की गणना नहीं होगी। अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय गेहूं का भी उत्पादन का मूल्य जो है उसमें शामिल कर दे, इसकी पिसाई का भी मूल्य जो है वो शामिल कर दे, इससे क्या होगा कि इन वस्तुओं की 2 बार गणना हो जाएगी। क्योंकि जो 20 रुपये उस बिस्किट के पैकेट का मूल्य रखा गया है, उस बिस्किट के अंतर्गत गेहूं का मूल्य भी शामिल है और अन्य सभी वस्तुएं जो इस बिस्किट को बनाने में लगी है वो शामिल है, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं में पहले से ही शामिल होता है। तो भारत में जीडीपी मापन जो है वो एक कठिन कार्य है और ये केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे आपको टेबल दी गई है। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसमें जो हमारे 3 सेक्टर हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी है। 1971-72 और 2011-12 के यहाँ पे आपको डेटा दिए हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। 1971-72 में प्राथमिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा जो था सकल घरेलू उत्पाद में उसकी हिस्सेदारी थी। द्वितीय क्षेत्र की 25% और तृतीय क्षेत्र की 35%। जबकि 2011-12 में ये बदल गया। प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें लगभग 15%, द्वितीय सेक्टर में 25% और तृतीय क्षेत्र में 60% हिस्सा जो है वो जीडीपी में योगदान करता है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट टेबल है रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा, यानी कि इन तीनों ही सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हिस्से को बताया है। 72 और 73 में प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे वो 74% थे, जबकि 2011-12 में घट कर कितने लोग हो गए हैं, 49%, यानी कि 49% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में 72-73 में 11% लोग काम कर रहे थे, जबकि 2011-12 में बढ़कर 24% हो गए हैं। तृतीय सेक्टर में
72-73 में केवल 15% लोग थे उनको ही रोजगार मिला हुआ था, लेकिन 2011-12 में बदलकर ये आंकड़े 27% पर पहुंच गए हैं। तो आप दोनों ही टेबल की अगर तुलना करेंगे तो थर्ड सेक्टर में देखो 27% लोग काम पर लगे हुए हैं देश के, लेकिन जीडीपी में इसका कितना योगदान है, लगभग 60%। जबकि प्राइमरी सेक्टर में 49% लोग जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं और जीडीपी का परसेंटेज केवल कितना है, 15%। यानी कि देश की 49% जनसंख्या जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रही है, यानी कि खेती से संबंधित कार्य कर रही है, लेकिन वो देश की जीडीपी में केवल 15% ही योगदान दे रही है। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 3/4 है, जबकि कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। तो टेबल तो आपको समझ में आ गई होगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर produce 3/4 of GDP, whereas the employ around half the people. The contribution of primary sector over the year has decreased, but still around half of workers are working in primary sector, mainly in agriculture. It means that there are more people in agriculture than is necessary. It is other words, workers in the agriculture sector are underemployed. The kind of underemployment is hidden. It is called disguised unemployment. अब ये मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। जब एक जगह पर जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं कर रहे होते। तो इसको प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक खेत है और उस खेत में काम करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस परिवार में सभी लोग जो है वो उस खेत में लगे हुए हैं और परिवार के 8 सदस्य हैं, 8 के 8 उस खेत में काम कर रहे हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि उन 8 के पास काम है, लेकिन अगर 4 लोगों को उस काम से हटा दिया जाएगा तो भी प्रोडक्शन पर यानी कि उत्पाद पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही उत्पादन होता रहेगा। तो जो 4 लोग हैं वो एक्स्ट्रा लगे हुए उस खेत में, देखने में लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास कार्य नहीं है। तो इसको ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हमने ये जो टेबल पढ़ी है कि शेयर ऑफ द सेक्टर इन जीडीपी, किसका कितना परसेंट है जीडीपी में, और एम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंट है। तो आपको इस टेबल को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये इसका आंसर है। फिर है व्हाट इज़ जीडीपी एक्सप्लेन। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जीडीपी की डेफिनेशन लिखी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर है एक्सप्लेन डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पर चर्चा की है। आप वो एग्जाम्पल भी दीजिएगा एक खेत में काम करने वाले लोगों का, और ये पूरा जो है इसका आंसर है लिख दीजिएगा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, कम लोगों की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा काम में लगे। देखो यहाँ पे 49% जो है टोटल पॉपुलेशन का वो प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, लेकिन जीडीपी में इसका कितना योगदान है, केवल 15% है। फिर है विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन द ईयर 2011 एंड 12। तो कौन सा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसकी हिस्सेदारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा है 2011-12 में? तो टर्शरी सेक्टर है। तृतीयक क्षेत्रक जिसकी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, 60% हिस्सेदारी, यानी कि 60% जो है वो जीडीपी में इसका शेयर है। तो क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।